बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिजिक्स के लिए टॉपिक है सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड रिलेटेड टर्म्स। ये पिछले वीडियो के साथ कंटिन्यूशन में हमारा लेसन है। इसमें हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने हैं, तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इफ मास ऑफ द बॉब of a pendulum is increased by a factor of 3। अगर पेंडुलम की मास यानी सिंपल पेंडुलम की मास को अगर 3 के फैक्टर से इंक्रीज कर दिया जाए, यानी 3 गुना बढ़ा दिया जाए, तो क्या होगा? देखिए, द टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम्स मोशन, पेंडुलम की जो मोशन है उस हरकत के टाइम पीरियड में क्या होगा? विल बी अनचेंज्ड, यानी कि कोई फर्क नहीं आएगा। टाइम पीरियड जो है पेंडुलम का, उसके फार्मूले में मास है ही नहीं। जब मास नहीं है फार्मूले में, तो फिर मास को कम या ज्यादा करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये देखिए, ये देखें, टाइम पीरियड जो है सिंपल पेंडुलम का, जो टाइम पीरियड है उसका ये फार्मूला है 2 पाई अंडर रूट लेंथ अपान जी। इसमें कहीं भी मास नहीं है। जब मास नहीं है तो मास को कम कर दो या ज्यादा कर दो, उससे टाइम पीरियड पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आइए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। फॉर द फार्मूला for time period of a simple pendulum is, ठीक है, ये फार्मूला है। देख लें, अभी आपको अलग कॉपी पर लिखा हुआ भी दिखलाया, तो इसको पढ़कर सुनाने की जरूरत नहीं है, पहले पढ़ दिया मैंने। क्वेश्चन नंबर 3, द स्प्रिंग कांस्टेंट इज, स्प्रिंग कांस्टेंट को K से शो कर देते हैं, और उसका फार्मूला नेगेटिव साइन इसलिए लगा हुआ है कि ये जो फोर्स अपॉन डिस्टेंस है, ये माइनस साइन यहां पर इसलिए लगा हुआ है। ये देखिए, इसका ओरिजिनल फार्मूला ये है, फोर्स इक्वल्स टू माइनस के एक्स। ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के साथ अपोजिट डायरेक्शन में है, तो अपोजिट डायरेक्शन में होने की वजह से किसी एक साइड पर जो है वो माइनस का साइन लगाना पड़ता है। सो हमने राइट साइड पे लगाया हुआ है, तो इसमें से ही के की वैल्यू निकालिए जो आपको यहां पर ये नजर आ रही है। तो ये यानी स्प्रिंग कांस्टेंट का फार्मूला फिर इस तरह से, माइनस साइन मैंने आपको बता दिया कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में होने की वजह से है। इसको इसी तरह याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 4, वेट ऑफ द बॉब प्रोवाइड्स सिंपल पेंडुलम ए रेस्टोरिंग फोर्स, यानी कि कौन सी चीज है जो सिंपल पेंडुलम की मोशन में रिस्टोरिंग फोर्स का काम करती है। याद रखिएगा कि कोई भी ये सिंपल हार्मोनिक मोशन हो जब भी, तो जरूर उसमें एक रिस्टोरिंग फोर्स काम कर रही होती है। चाहे वो पेंडुलम की सिंपल हार्मोनिक मोशन हो, चाहे वो स्प्रिंग की हो, चाहे कहीं भी सिंपल हार्मोनिक मोशन होगी तो रिस्टोरिंग फोर्स जरूर होगी। तो यहां पर बताया जा रहा है, पूछा जा रहा है कि कौन सी चीज है जो रिस्टोरिंग फोर्स का काम करती है सिंपल पेंडुलम की मोशन में, तो वो है वेट ऑफ द बॉब। यानी बॉब, जो सिंपल पेंडुलम का बॉब है, उसका जो वजन है वो वजन रिस्टोरिंग फोर्स का काम करता है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ द मास अटैच्ड टू ए स्प्रिंग। स्प्रिंग के साथ अटैच्ड मास जो है उसके टाइम पीरियड का फार्मूला इज ये T इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट m अपान के। ये फिर से सुनिएगा, टाइम पीरियड इक्वल्स टू 2 पाई
अंडर रूट m अपान के। m जो है मास है और k जो है वो स्प्रिंग कांस्टेंट है। तो इस तरह से इसको याद कर लीजिएगा, तो ये हो गया। नेक्स्ट जो है शॉक एब्जॉर्बर्स ऑफ व्हीकल्स। ये जो ऑटोमोबाइल गाड़ियां हो जो होती हैं, चाहे वो मोटरसाइकिल हो, कार हो और बड़ी व्हीकल हो या छोटी, उनमें शॉक एब्जॉर्बर्स क्या करते हैं? देखिए, प्रोवाइड, ये जिस तरह से इनकी मूवमेंट होती है शॉक एब्जॉर्बर्स की, तो एन एग्जाम्पल ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन भी हो सकता है और ऑसिलेटरी मोशन भी लिख सकते हैं। और यहाँ पर मैं भूल गया वो इसके नीचे लाइन शो करना, अभी मैं कर रहा हूं, आपके सामने कर देता हूं। ये तो मतलब ये है कि जो शॉक एब्जॉर्बर्स होते हैं गाड़ियों में, मोटरसाइकिलों वगैरह में, तो उनकी मोशन जो है वो ऑसिलेटरी मोशन होती है, यहाँ ऑसिलेटरी मोशन भी हो सकता है, या फिर सिंपल हार्मोनिक मोशन होती है। और नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7, टी यानी टाइम पीरियड इज द रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी एफ के साथ। ये सादा सी बात है, इसको समझ, ये पहले भी बात आ चुकी है और इसको याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, इफ द लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम इज हाफ्ड, अगर सिंपल पेंडुलम की लेंथ को आधा कर दिया जाए, लंबाई को अगर आधा कर दिया जाए, तो इट्स न्यू टाइम पीरियड, नया टाइम पीरियड आएगा, उसको हम टी डैश कह देंगे। वैसे तो टाइम पीरियड को टी से शो करते हैं, और अभी आपको बताया मैंने कुछ देर पहले कि मास को कम या ज्यादा करने से तो टाइम पीरियड पर कोई फर्क नहीं पड़ता, उतना ही रहता है, लेकिन लेंथ को कम या ज्यादा करने से टाइम पीरियड चेंज हो जाएगा, याद रखिएगा। तो ये जो नया टाइम पीरियड है उसको हमने टी डैश से शो किया, वो कितना हो जाएगा? विल बी लेस बाय फैक्टर ऑफ √2। फैक्टर ऑफ √2 के साथ वो टाइम पीरियड कम हो जाएगा। तो मैं आपको बताता हूं कि फैक्टर ऑफ 2 कैसे होता है। देखिए, ये 3 × 2 है, तो ये एक प्रोडक्ट है, तो इस यानी इसका रिजल्ट बनता है 6। इसमें अगर मैं कहूं कि इसमें कमी कर दें फैक्टर ऑफ 2, तो 2 का फैक्टर कम करने से ये फिर 6 नहीं रहेगा, ये सिर्फ 3 बचेगा। इसी तरीके से यहां इसको देखिए, 2√2, इसका मतलब है 2 मल्टीप्लाइड बाय √2। तो इसमें से अगर √2 का फैक्टर कम कर दिया जाए तो फिर पीछे खाली ये 2 ही बच जाएगा, तो जो कि वो एक्चुअल रिजल्ट से कम होगा। एक दफा फिर इसको देखें, यहां पर रिजल्ट 6 बन रहा था, फिर से ये देखिएगा 3 मल्टीप्लाइड बाय 2, इसका मतलब है कि 6 बनता है, और 2 का फैक्टर कम करने से 6 नहीं बनेगा बल्कि 2 बन जाएगा, सॉरी 3 बन जाएगा। 2 का फैक्टर कम करने से 6 के बजाय ये 3 बनेगा। तो यहां पर अगर मैं 2 का फैक्टर इसमें से कम करूं तो खाली √2 बचेगा, और √2 वाला फैक्टर कम करूं तो फिर ये 2 बचेगा। तो जो भी बचे उससे आपको कोई गर्ज नहीं होनी चाहिए। हमने ये देखना है कि जो चीज कम होगी वो कितनी कम होगी, वो इतनी कम हो जाएगी कि उसमें से √2 वाला फैक्टर लेस हो जाएगा। तो ये देखें कि नया टाइम पीरियड विल बिकम, वो हो जाएगा लेस, यानी कम हो जाएगा, लेकिन कितना कम होगा? इतना कम हो जाएगा कि उसमें से एक √2 का फैक्टर निकल जाएगा, इतना कम हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर 9 है ये क्वेश्चन, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकंड पेंडुलम
सेकंड पेंडुलम की फ्रीक्वेंसी क्या होती है? अच्छा जी, सेकंड पेंडुलम का टाइम पीरियड याद रखिएगा 2 सेकंड होता है। फिर से सुनिए, सेकंड पेंडुलम का टाइम पीरियड 2 सेकंड्स होता है और फ्रीक्वेंसी क्योंकि रेसिप्रोकल होती है, यानी रिजल्ट जो है वो उल्टा रेसिप्रोकल होकर आता है, 1 करके आएगा। तो इसलिए यहां पर ये देखिएगा इसकी जो फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 1/2 हर्ट्ज। फिर से इसको देख लें, याद कर लें कि जो टाइम पीरियड होता है सेकंड्स पेंडुलम का वो 2 सेकंड होता है। तो उस 2 सेकंड को जब उल्टा करेंगे यानी रेसिप्रोकल उसका बनाएंगे 1/2, वो उसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी हर्ट्ज में 1/2 हर्ट्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, टाइम पीरियड इज द रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अभी भी आपको बताया टाइम पीरियड जो है वो फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल होता है और ये जो फ्रीक्वेंसी है ये टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल होता है। मतलब ये कि दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल होते हैं। नेक्स्ट देखिए नंबर 11, द प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड इज 1। ये देखिए, फ्रीक्वेंसी जो है और टाइम पीरियड एक दूसरे का रेसिप्रोकल होते हैं। अगर फ्रीक्वेंसी इस तरफ लिखेंगे तो आगे लिख देंगे 1/t, और अगर t इस तरफ लिखेंगे तो फिर दूसरी तरफ 1/f हो जाएगा। तो इस तरह से फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड इन दोनों में एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, एक दूसरे के उलट हैं। अब ये नीचे देखिएगा, ये फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड का मल्टीप्लीकेशन, प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन। तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू ये देखिएगा, फ्रीक्वेंसी के बदले में मैं क्या लगाने लगा हूं 1/t। ये देखिएगा 1/t, 1/t लगाया और मल्टीप्लाइड बाय, तो ये t तो पहले ही है, तो 1/t मल्टीप्लाइड बाय t, तो इसका रिजल्ट 1 आएगा। इसी तरीके से अगर मैं ये फ्रीक्वेंसी के बजाय टाइम पीरियड की वैल्यू लगा दूं, ये दोबारा देखिए इसको, ये f मल्टीप्लाइड बाय t। अब f को तो f ही रख रहा हूं, पहले f की वैल्यू लगाई 1/t, लेकिन अब f को f रखा, अब t की वैल्यू लगा रहा हूं। देखिए t की वैल्यू यहां से 1/f है। तो दोनों सूरतों में, चाहे इसमें t की वैल्यू लगाकर करें चाहे f की वैल्यू लगाकर करें, रिजल्ट 1 ही आएगा। तो यहां पर भी देखिए f मल्टीप्लाइड बाय 1/f कैंसिल होके 1 आ जाएगा। तो जब कभी भी आप फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड को मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका रिजल्ट 1 ही आता है। इसीलिए ये देखिए, द प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लीकेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड इज 1। और याद रखिएगा, कोई भी दो चीजें जो एक दूसरे का रेसिप्रोकल हों तो उनका प्रोडक्ट 1 ही आता है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, इफ फोर्स इक्वल्स टू 0.8 न्यूटन एंड डिस्प्लेसमेंट जो x है इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर, तो फिर द वैल्यू ऑफ k जो स्प्रिंग कांस्टेंट है, वो स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू, ये मैंने पहले से कॉपी के ऊपर सॉल्व किया हुआ है, सादा सी बात है, ये देख लें। ये स्प्रिंग कांस्टेंट का फार्मूला लिखा हुआ है, इसमें माइनस मैंने नहीं लिखा क्योंकि हमने मैग्नीट्यूड निकालना है। माइनस जो है अपोजिट डायरेक्शन शो करने के लिए होता है। तो ये f/x, f की वैल्यू ये देखें 0.8 न्यूटन, वो क्वेश्चन में से हमने लिए, ये देखें ये 0.8 न्यूटन ये, और x की वैल्यू 4 सेंटीमीटर। तो 4 सेंटीमीटर के बजाय हमने 0.04 मीटर, क्योंकि सेंटीमीटर के बजाय मीटर में लाना था, तो वो हमने कन्वर्ट करके लगा दिया। और फिर इसका जो रिजल्ट बनता है न्यूटन पर मीटर के साथ, वो जो कैलकुलेशन आएगी वो रिजल्ट आएगा 20 न्यूटन पर मीटर, जो हमने यहां पर लिखा हुआ है। ये देखें, ये आंसर आ गया। तो फिर आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, विच इज नॉट SHM, यानी कि कौन सी है जो सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं है। इसमें वैसे तो 4 जवाब होते हैं। आप याद रखिएगा
कि मोशन ऑफ प्लैनेट्स ये कोई ऐसी मोशन है कि जो सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं है अराउंड द सन, यानी सूरज के गिर्द जो प्लैनेट्स की मोशन है, ये अगर दी होगी तो बाकी तीन चीजें इसके साथ वो होंगी कि जो सिंपल हार्मोनिक मोशन होगी। मिसाल के तौर पर हो सकता है कि दिया हुआ हो कि शॉक एब्जॉर्बर्स की मोशन, अच्छा वो जो झूला है जिस पर बच्चे झूलते हैं उसकी मोशन वगैरह कोई भी, और घड़ी के बैलेंस व्हील की मोशन कोई चीज दी हो सकती है और मोशंस। तो ये एक, वैसे तो दूसरी भी कोई हो सकती है जो वहां दी हुई हो कि जो सिंपल हार्मोनिक मोशन ना हो, लेकिन इस नाम के साथ आप जरूर याद रख लीजिएगा कि प्लैनेट्स के जो हरकत है प्लैनेट्स की सूरज के गिर्द, वो सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं होती है। आगे आइए, क्वेश्चन नंबर 15। इफ द लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम बिकम्स 4 टाइम्स, अगर 4 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए सिंपल पेंडुलम की लेंथ को, तो इट्स टाइम पीरियड विल बिकम डबल। इसकी मैं तफसील में नहीं जाना चाहता, तो ये आप वैसे याद रख लें, 4 के साथ मल्टीप्लाई करने से टाइम पीरियड डबल हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 और ये लास्ट है। इन SHM यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन में द एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट। ये तो बहुत आसान है, सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन में ये बात पढ़ा दी जाती है कि जो एक्सेलरेशन जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डिस्प्लेसमेंट के साथ। डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होगा तो एक्सेलरेशन भी ज्यादा, डिस्प्लेसमेंट कम होगा तो एक्सेलरेशन भी कम। तो स्टूडेंट्स, यहाँ सिंपल हार्मोनिक मोशन वाला टॉपिक जो है इस लेसन के साथ हमारा खत्म हो गया।